हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। मतलब कह लीजिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। इवन मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, मैं कभी जो चीज़ सोच नहीं सकती थी आज उस चीज़ का मौका मिला मुझे। हाँ, बट कुछ चीज़ें जैसे हेजिटेशन था कि ये लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए। मैं डर के मारे जो मुझे आया मैंने बोल दिया। और मेरी लाइफ का पहला ऑनलाइन इंटरव्यू था कि किसी न्यूज़ चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं वो वीडियो अभी पोस्ट करूँगी, फिलहाल डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये हुआ ना, मतलब मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया, मैंने घर पे फ़ोन मिलाया, पापा आज ऐसी ऐसी बात हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो न्यूज़ चैनल पे मेरा इंटरव्यू हुआ है उसमें कुछ मिस्टेक भी है, कुछ ठीक भी है। आप लोग ना वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार और साथ दीजिएगा। पापा भी बहुत, मतलब सबको बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली लग रहा है कि हाँ, आई एम फीलिंग लाइक आई एम एडवोकेट। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अभी कमेंट करिए कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं ये वीडियो देखने के लिए, प्लीज। बाय बाय। हाँ जी। तो आपकी एडवोकेट की जो एजुकेशन है, आपने बताया कि एनसीआर से हुई है, राइट? हाँ हाँ जी। जी तो मैम। प्रैक्टिस आपकी एजुकेशन जो है, एलएलबी की जो आपने एजुकेशन ली है, वो कहाँ से ली हुई है? मैंने एलयू से ली है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एलएलबी ही क्यों, ज्योति? हाँ जी। एक्चुअली मैम देखिए क्या होता है, जैसे हम अगर ग्रेजुएशन बाद एमबीए कर लेते या कोई ऐसा, जैसे कुछ कुछ भी फील्ड ऐसी होती है कि हम पढ़ाई करते जब तक हमारा कुछ पोस्ट ना हो या जब तक हम अपना खुद का कुछ करने ना लगे, तो नाम के आगे हम कुछ तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमें सक्सेस ना हो। पर ओके। एलएलबी एक ऐसा कह लीजिए फील्ड है, एक ऐसी पढ़ाई है कि पढ़ाई हम्म। करते हुए भी बहुत से लोग अपने नाम के सामने एडवोकेट लगा के और ये शो करते हैं भाई मैं तो एडवोकेट हूँ। तो राइट। मैम लॉ करने के बाद मेरे अंदर ये एक चीज बहुत ज्यादा चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस कह लीजिए। और लॉ एक अलग ही फील्ड है, मुझे जहां तक लगा कि नहीं मेरे लिए लॉ बेटर है। फैमिली का भी था कि आप लॉ कर लो, आप बोल सकती हो तो आप वकालत करना, इसी वजह से। ओके। तो आपको फैमिली में किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, और किसने आपको ये राय दी, या किसे अपना कहेंगे कि हाँ, मोटिवेट किया आपको किसने एलएलबी ज्वाइन करने के लिए या जी एलएलबी की मैम पढ़ाई बिल्कुल। करने के मे, लिए? मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा मुझे जिसने सपोर्ट किया वो मेरे अंकल हैं। हम्म। पापा का तो था कि मैं लॉ कर लूं, लेकिन पापा का था कि कहीं मतलब गांव से ऐसे मतलब कर लूं, कहीं से भी कर लूं। पर चाचा का था नहीं, वो पढ़ेगी तो फिर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करेगी। और हम्म। पापा ने मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं शादी कर देते हैं ये वो। फिर अंकल ने कहा नहीं, एक बार उसको और चांस देंगे। और फिर जी। अंकल ने ही पूरी पढ़ाई लिखाई मेरी कराई। तो वो तो मुझे जी। बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी वो कहते हैं बेटा जो करना हो वो करो, बस चीजें थोड़ी सी सही हो ताकि हम किसी से कह पाए कि मेरी बेटी है पढ़ाई कर रही है सारी। जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए पढ़ाई करना, या मैम आजमगढ़ जैसे लखनऊ में शिफ्ट होकर के एलयू में पढ़ाई करना, एलएलबी की पढ़ाई करना कितना चैलेंजिंग था? मैम बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं बिल्कुल ही बीए करा हुआ था मैंने ग्रेजुएशन में। जी। और बीए में आप जानते ही हैं कि कहीं से लॉ नहीं आता है। जी। जब मैंने लॉ किया तो एक चीज ये हो गया कि पहले तो लॉ होता क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मेरे घर में मेरा कोई बड़ा भाई बहन भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। तो मुझे सारी चीजें खुद से करनी थी। और थोड़ा सा ये भी होता है कि गांव से निकल के शहर का सफर, तो चीजें हम्म। बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी। लेकिन मेरे अंदर एक था कि कॉन्फिडेंस था, साहस था कि अब मैं आई हूं तो मुझे करना है। तो वैसे देख लीजिए, देखिए हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे जिनकी फैमिली मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, पर उनके पेपर में बैक आते थे। पर मेरी मेहनत इतनी अच्छी थी कि मेरा हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता था, सेमेस्टर वाइज एग्जाम में भी मेरा फर्स्ट डिवीजन आता था। ये था कि पढ़ के करना है। और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी मैम, बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा, बट अब सारी चीजें ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रही हैं कहाँ पर?
मैम अभी मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी है। एक्चुअली मेरा यूपीएपीओ का पेपर है 21 अगस्त को, ओके। तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के बस प्रिपरेशन ही कर रही हूँ और बस। तो एलएलबी के साथ में एक होता है, एक मेंटालिटी होती है कि लड़कियों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होती है ये फील्ड। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि एलएलबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और कहते हैं कि जब एज़ अ गर्ल आप इस फील्ड में उतरते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फिर चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे जब आप कचहरी वगैरह जाते हो तब हो। तो आपके साथ में कैसा रहा और आपने उन सारी चीज़ों को कैसे फेस किया है? मैम बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में कोई सपना देखो, कोई भी चीज़ अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ हुँ। के लिए हमें कंटिन्यू मेहनत की ज़रूरत। तो हम चैलेंजेस सबसे आपके मतलब सामने। हम चैलेंजिंग यही होता है। हेलो, जी, जी, जी। आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा अगर ये हो कि मैं लड़कियों से या फिर बेसिकली लोगों से क्या कहना चाहूँगी कि मैंने लॉ का फील्ड चुना था तो मुझे चैलेंजिंग था जो भी। तो मैं मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि कोई भी फील्ड इतना बड़ा नहीं होता जितने बड़े हम हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं है। हुँ। सब कुछ इंसान ने बनाया हुआ है, सारी चीज़ें इंसान की की हुई हैं। इवन यूनिवर्सिटी इंसान ने बनाई, एलएलबी तो किसी प्रोफेसर या किसी मतलब अच्छे जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने ही बनाया होगा ना कि हाँ, एलएलबी भी एक कोर्स होगा, लॉ पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो वो उन्होंने जब बना दिया तो हमें पढ़ने में क्या जा रहा है, कितना माइंड लगा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लिखने में, सारी चीज़ें लाने में, तो बहुत बड़ा वो था। और हमारे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमें तो पढ़ना है बस। और लड़कियों के लिए थोड़ा-सा ये होता है मैम कि लॉ के फील्ड में उन्हें लगता है कि लड़के ज़्यादा सक्सेस हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले की अपेक्षा आप देखें 2015 के बाद अब 2022 का जो आंकड़ा आया है, अब जी। ज मतलब आप कह लीजिए कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं लॉ के फील्ड में। आप सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट देख लीजिए, अभी जो न्यू वाले जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हैं। जी। तो और जो जुडिशरी आपकी वगैरह अगर का इसमें भी लड़कियों का जी, ही ज़्यादा होता है। ओके। तो अगर रोल मॉडल की बात की जाए इस फील्ड में तो आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? रोल मॉडल और सपोर्टर मैं अपने अंकल को ही मानती हूँ। तो वो भी वकील ही हैं या वो किसी और फील्ड में हैं? नहीं, नहीं, मेरे अंकल बिल्कुल ही नॉर्मल जॉब करते हैं मुंबई में और उन्होंने जी, अपनी जॉब से ज़्यादा आप कह लीजिए जो मंथ की सैलरी होती थी, उससे ज़्यादा मुझे हमेशा किसी तरह से अरेंज करके दिया करते थे कि नहीं अगर उनकी 10,000 रुपए कभी सैलरी थी तो मुझे 9,000 8,000 रुपए वो भेज दिया करते थे। तो वो तो कहते थे कि सब तुम पढ़ाई करो, बस तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फैमिलीज़ वगैरह का भी ये हुआ कि होम टाउन में है, तो पापा का भी सपोर्ट रहा है, बट जो कहा जाए जी। कि हाँ, एक होता नहीं कि जिस चीज़ को हम पकड़ के खड़े हों, वो मेरे अंकल हैं मेरे लिए। कि उन्हीं का हाथ पकड़ के लगा कि नहीं दुनिया मेरे लिए ईज़ी है, मैं चल सकती हूँ इसमें। ज्योति, लॉ बहुत ही ब्रॉड है अगर अपने आप में देखा जाए इसका बिल्कुल मैम। जो सोच, तो बहुत ही काफी ज्यादा विस्तृत है इसकी शाखाएं। आप अगर वकीलों में जाए तो किस किस तरीके के वकील होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? मैम देखिए वकील कई तरह के होते हैं। बेसिकली मैं बात करूँ तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल में सिविल और क्रिमिनल लॉयर ही मैंने मतलब सोचा था। बट अभी आप जी। देखिए तो गैंगस्टर के अलग होते हैं, सिविल के अलग होते हैं और सिविल में भी कई से मतलब तरह के केसेस होते हैं, तो सब अपना-अपना फ़ील्ड देखते हैं। बाकी मेरा जो मैम है मेरा क्रिमिनल लॉयर का ही है। मैंने ऑप्शनल में क्रिमिनल लॉ लिया था तो मेरा क्रिमिनल लॉयर ही बनना है मुझे। ज्योति, एक सवाल है, एक लड़की हो क्रिमिनल लॉयर बनना है, टफ नहीं है जी मैम। थोड़ा? क्या चीज़ मैम? मैं कह रही हूँ एज अ गर्ल क्रिमिनल लॉयर होना टफ नहीं है? मैम देखिए अगर देखा जाए तो टफ तो बहुत सी चीजें हैं, लॉ करना ही टफ था मेरे लिए बट मैंने किया। और रही बात मैम क्रिमिनल लॉयर बनने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि देखिए मैम मुझे आईपीसी सीआरपीसी ज्यादा समझ में आती है रादर देन सीपीसी के। तो मुझे ये लगता है जो मेरे लिए इजी सब्जेक्ट हैं और जिनको मैं समझ सकती हूँ और जो आए दिन यूज होता है, जैसे देखिए किसी से आप पूछेंगे 302 307 वो बता देगा आपको, जी। है ना। और सिविल मामलों में मैम माइंड बहुत ज्यादा घिसता है, बहुत ज्यादा घिसता है।
और क्रिमिनल मतलब ईज़ी होता है उसकी अपेक्षा। तो कह लीजिए कि इतना होने के बाद मैं थोड़ा-सा ईज़ी वे में जाना चाह रही हूँ। रही बात मैम की टफनेस की, तो है टफ मेरे लिए, बट कोई नहीं, देखा जाएगा। अभी से क्या सोच के डरूँ मैं। तो अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैम अभी मैं तो यूपी एपीओ की तैयारी कर रही हूँ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का। ये गवर्नमेंट वकील होते हैं। अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पास केस आए ना आए, मेरी गवर्नमेंट से कुछ फिक्स सैलरी होगी और मैं एज ए सरकारी सेवक काम कर गवर्नमेंट सकती हूँ। सरकारी वकील के हाँ हिसाब जी। से आप काम करेंगे। ओके। हाँ तो मैम। अगर भविष्य की बात करें तो आप अपने आप को भविष्य में कहाँ पे देखना चाहती हैं? किस मैम जगह पे मेरा आप एक अपने आप को छोटा सा ड्रीम है देखती हैं? कि अभी फिलहाल तो मैं चाहे जहाँ प्रैक्टिस कर लूँ, बट 5 to 7 ईयर बाद मुझे अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में देखना है और आपके एज ए लॉयर। फैमिली में ओके एज़ अ लॉयर। फैमिली में आपके जी मैम। कौन-कौन है? फैमिली में कौन-कौन है? मैम फैमिली में मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरे जी, बाद 5 भाई-बहन हैं, जिनमें सबसे बड़े 6 भाई-बहन टोटल हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद 5 भाई-बहन हैं और मेरे अंकल हैं, आंटी की डेथ हो चुकी है। तो ओके। हम सब मिला सारे के 6 भाई-बहन हैं। पेरेंट्स के लिए भी कितना चैलेंजिंग था या कह सकते हैं कि इतने सारे बच्चों को पेरेंट्स कैसे मतलब कैसी कोऑर्डिनेशन है आपकी अपने मम्मी-पापा के साथ में, भाई-बहनों के साथ में? कितना स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा बॉन्डिंग है मैम, आपकी? मुझे ये लगता है मेरी फैमिली तो बहुत ही अच्छी, लाइक आप सोच लीजिए कि कभी भी मेरी कोई ऐसी लाइफ में चीज़ ही नहीं होती कि मैं अपने पापा से छुपाऊँ। मेरे पापा भी मेरे एज़ अ फ्रेंड हैं। बट रही बात प्यार मेरे से ज़्यादा मेरे चाचा जी करते हैं। ओके। पापा कभी डाँट तो भी देते हैं लेकिन चाचा कहेंगे नहीं, नहीं उसको डाँटो मत, हो जाता है। तो ये चीज़ है मेरे ओके, साथ। और भाई-बहनों के लिए तो मैम कह लीजिए मेरे रोल मॉडल मेरे अंकल हैं, तो उनके लिए मैं हूँ। भाई-बहन के लिए मैं हूँ कि दीदी ने इतना स्ट्रगल किया पढ़ाई की तो उन्हें भी करना है। ओके। तो ज्योति अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था 482 सीआरपीसी क्रैशिंग पे। उसके हाँ, बारे हाँ में आप मैम, क्या हाँ। बताना चाहेंगी? मैम 482 इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वो करना पड़ा क्योंकि जैसे कि अभी कुछ ऐसे भी केसेस थे, जैसे हाई कोर्ट में एक वो थे जज थे, उनके हुँ, टाइम में जो भी केसेस आए उनमें बेल वगैरह हो गई थी नॉर्मली। तो जब सुप्रीम जी, कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे उनकी पोस्ट जब चेंज, दूसरा कोई चीफ जस्टिस आया, नेम जी। तो मैम बिल्कुल नहीं रिमेम्बर है मुझे, तो उन्होंने हुँ, हुँ। जो डिसीजंस आए थे उनको चैलेंज कर दिया। ओके, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पे फिर से सुनवाई होनी चाहिए। जैसे मैम मेरे सामने की बात है, लखनऊ हाई कोर्ट में जी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो बहुत सारे केसेस ऐसे थे बेल हो जाती थी नॉर्मली। तो उन्होंने कम से कम आप मान के चलिए 100 से 150 केसेस को चैलेंज किया, जो कि केवल 2021-22 के थे। जी, तो फिर उन्होंने कहा कि 1 मिनट मैम। उन्होंने कहा कि एक जो होता है सुनवाई, ठीक हुँ, है, एक सुनवाई होती है, एक होता है कि जब हम किसी कैदी को अपने अंदर मतलब गिरफ्त में लेते हैं या फिर कह लीजिए कि उसको रखते हैं और उसके ऊपर जो सुनवाई करते हैं वो मध्यस्थ में नहीं होगा। जी, जैसे कुछ लोगों का ब्लेम होता है कि नहीं करप्शन है, इसमें क्या बोलते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में ही करप्शन है, तो उन चीजों को थोड़ा सा दिखाया गया है यहाँ पे। तो बाकी मैम अभी बहुत हम्म। जी, अभी एक काफ़ी समय से एक मामला चल रहा है लखनऊ में कुछ तबादलों को लेकर के जो पीडब्ल्यूडी में हो रहे हैं, उनमें हम्म। भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? मैम एक्चुअली उस पे मैंने उतना फोकस नहीं किया है। जी, हाँ, चलिए मेरा कोई उतना फोकस नहीं है मैम, क्योंकि मेरा एपीयू का है तो मैं अभी फिलहाल बुक्स वगैरह पे ही ओके, ज़्यादा ध्यान दे कोई रही हूँ। नहीं। ज्योति क्योंकि आप एडवोकेट हैं बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, लेकिन अभी भी हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े होते हैं, ठीक है? हाँ जी, जिनका बिल्कुल। केस होता हुँ। है, उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके फैमिली के लोग, उनके बच्चे वो केस कहीं न कहीं लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे सामने की बात है, एक सीनियर लॉयर थे मेरे, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती उनका। वो जी, पैसे लेके और उनके केस को उतना, जैसे होता है मैम कि हमारे पास कोई केस आता है तो हम उसको पहले अपना प्राइमरी
वर्क समझ लें या कह लीजिए जैसे हम डेली रूटीन का जो हमारा काम होता है कि हमें खाना जी। खाना ही है। तो एज़ ए हुँ, लॉयर अगर हमारे पास कोई अपना मैटर लेके आता है तो हम उसको पहले गंभीरता को देखते हैं कि कैसे मतलब क्या है इस केस में। तो जिस जी, तरह का केस हो उस तरह की चीज़ें फ़ोकस होनी चाहिए। और कहीं न कहीं मैम ये होता है कि केस आ जाते हैं, इतने सारे केसेज़ होते हैं, फाइल्स पड़ी रहती हैं, फ़ोकस में नहीं आ पाती हैं चीज़ें। हुँ, मैम ये चीज़ें ज़्यादातर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पाई जाती हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, गाँव के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गाँव के लोग ही मैम ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि वो जी, उनके लिए पहली कोर्ट होती है, आप कह लीजिए फैमिली कोर्ट हो गई, तो वो पहली कोर्ट, पहली सीढ़ी होती है। तो जी, ज़्यादातर गाँव में ही मैटर्स भी होते हैं, तो अगर वो गए फिर उनको वकील ने कह दिया ये लिख दो, ऐसे कर दो, चलिए हो भी गई, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर दोबारा वो जाते हैं, तो चीज़ों को अपने खुद फ़ोकस करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कि लॉयर को दे दिया तो छोड़ दिया। हुँ। आप भी तो समझिए, ऐसा तो नहीं हो कि वही तो इंसान है जो वकील है, आप भी इंसान हो तो आप चीज़ों को पूछोगे सर कैसे, कब तक हो सकता है? आपने जैसे भी कहा ज्योति क्योंकि गाँव के लोग होते हैं तो अगर उनको समझ हो तो वो इतना ज़्यादा जाएँगे ही नहीं। ऐसे में क्या वकीलों की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो लोगों को अटकाने के बजाय जल्दी से जल्दी केसेज़ को खत्म करें? बिल्कुल मैम, मेरा खुद का एक मैटर था एडमिशन और मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे घर का मैटर गया, हम लोगों ने एडवोकेट थ्रू सब कुछ करा दिया। अब आप ये मान जी, लीजिए कि उसमें 100 एक्ट लगा था। जी, वो होता है कि जल्दी बेल नहीं होती है, जो कि हुँ, बिलो 18 मतलब चीज़ें गलत से होती हैं। केस फाइल किया था। तो मैंने देखा था कि मेरे केस में उतना ज़्यादा रिकॉर्ड हम लोग डेली यहाँ से भाग के ज्योति आप आते वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या वो मैम ज्योति आप सुन पा रही हैं? ज्योति जी, ज्योति आप सुन पा रही हैं? हाँ मैम बिल्कुल, अभी नेटवर्क कुछ दिक्कत चल रहा है, मुझे लग रहा है बारिश की वजह से। हाँ जी, तो आप क्या बता रही थीं? मैम मैं ये बता रही थी मेरे घर का खुद का मैटर था, मैं लेके गई थी और आपको पता है उस टाइम तो मेरे पास पावर भी नहीं थी कि मैं मतलब चीज़ों और उतना समझ भी नहीं थी, मैंने जस्ट लॉ में एडमिशन ही लिया था। तो जी, मैंने देखा कि गाँव के इतने लोग वहाँ खड़े रहते हैं, पूरे-पूरे दिन अपना लगा देते हैं वहाँ पे, पर लॉयर्स को कोई जो एडवोकेट है उनको कोई टेंशन ही नहीं है उनकी, वो पड़े हुए हैं, पान खा रहे हैं अपना आराम से बैठे पंखे चला के। तो हम जी, भी तो एज़ ए मतलब आप समझ लीजिए कि अक्यूज़ ही गए थे, कोई हमारे ऊपर भी केस किया था, हमने भी किसी पे किया था, घर का जी, मैटर था। तो मैम मैंने पॉक्सो एक्ट लगवाया था, इतना नॉलेज तो मुझे था कि अगर बहनों के ऊपर किसी ने कमेंट किया या गलत चीज़ें मतलब बोली हैं, लड़ाई हुआ है, तो ये चीज़ें जी, होनी थी मैम। और आप सोचिए कि रात में 11:30 बजे भी घर में लोग घुस के मार कर लेते हैं गाँव में और हुँ, हमारे घर पे वही हुआ था। तो जी, मैंने पापा से कहा कि हम सीधे चलते हैं वहाँ एसपी के कार्यालय। एसपी के यहाँ हम गए तो पहले तो एसपी ने बहुत अच्छे से बात की। जी, सेकेंडली जब हम गए तो एसपी ने हमें मतलब ऐसे ट्रीट किया जैसे वो हमें जानते नहीं और हमारा कोई मैटर कभी आया ही नहीं। और जबकि हम 3 दिन बाद ही गए थे वहाँ पे। उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया था। जी, और मैम इतना पैसा तो पापा पापा मेरे किसान हैं। तो इतना जी, पैसा नहीं था कि हम मतलब पैसे लगा के किसी बड़े अधिकारी से बात करके वहां तक तो ये चीजें मैम आती हैं कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं या थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या बैकग्राउंड ठीक नहीं है बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कहा गया मैम कानून वो जाल है कि जिसमें छोटे छोटे कीड़े ही फंसते हैं बड़े शेर तो हमेशा फाड़ के निकल जाते हैं और जी, यही चीजें मैम फैक्ट है आज भी ये चीजें हैं जी। ज्योति आपको लगता है क्या कहीं न कहीं प्रशासन भी बहुत ही ढीले तरीके से काम करता है जिसकी वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं?
नहीं मैम, मैं प्रशासन, देखिए प्रशासन हमसे ऊपर है। पहली प्रायोरिटी हमारी बनती है एज ए एडवोकेट। अगर हमारे पास कोई भी मैटर आता है, तो जब तक हम उस पे अपना फोकस ही नहीं डालेंगे, उसका निचोड़ नहीं निकालेंगे, जी। तब तक हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं हाई कोर्ट ने हमारा मैटर नहीं सुना या सुप्रीम कोर्ट तक मैटर नहीं गया, हमने हम्म। तो मतलब पीआईएल वगैरह दाखिल किया था। तो वो तो हमारी प्रायोरिटी बनती है, वो सारी चीजें पैसे तो नहीं होती हैं। हम जो जी। फीस बताते हैं क्लाइंट हमें देता है। मैम आप मान लीजिए एक एक बिल के 50-50, 60-60 हजार रुपए आराम से आ जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर की बात करूं तो। और उसमें भी लोगों को वेट करना पड़ जाता है, डेट पे डेट, 2-2 4-4। तो मेरा ये है मैम कि प्रशासन को मैं कैसे गलत कह दूं, हमारी प्रायोरिटी कहाँ पूरी हो रही है। हम भी तो अपने कर्तव्य पे नहीं पूरे उतर पा रहे हैं ना। जी। हाँ, तो पहला तो फर्ज एडवोकेट का ही होता है। तो एज अ जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस, ही होता है। तो एज अ जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस एसपी के पास में आप गए थे, तो उसी तरीके से मैं आपसे पूछना हाँ चाहती हूँ कि मैम। क्या कहीं ना कहीं अगर पुलिस की या किसी भी सीनियर अधिकारी की इसमें बात की जाए, तो क्या वो लोग भी ढिलाई बरतते हैं लोगों को हाँ जी मैम, लेके? देखिए बिल्कुल, कहीं न कहीं आपको मैं बताऊँ, मैंने कहा ना कि कीड़े-मकोड़े ही फँस जाते हैं। और हम लोग तो मैम देखिए कि अगर पैसे की बात की जाए या थोड़ा-सा पावर की बात की जाए, तो हम लोग तो अभी बहुत ही छोटे हैं। जी। और मेरी फैमिली में बहुत अच्छा एजुकेशन भी किसी का रहा है तो मेरा ही है अब तक। पापा जी। भी मेरे हाई स्कूल तक पढ़े हैं, चाचा जी ने इंटर करा है। अब बहनें पढ़ रही हैं तो मेरे बाद ही पढ़ रही हैं कि नहीं, मैंने पढ़ा तो बहनों को भी पढ़ना है। जी। तो उन लोगों का तो मैम आप सोच सकती हैं कि क्या ही मतलब पोजीशन होगा, बस अर्निंग है और लिविंग है, यहाँ अर्न कर रहे हैं, जी रहे हैं, है ना? तो मैंने चीज़ों को फेस किया है। पापा ने जब मुझे अकेले छोड़ा तो मतलब 3 साल तो मैं बिल्कुल ही अकेले लॉ के फील्ड में, पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ें, कोर्ट तक जाना सब कुछ। तो मैं वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अकेले ही गई थी पहले। जी। तो वहाँ भी मैंने देखा कि मैंने जब कोर्ट में केस अपना फाइल किया तो वहाँ आदेश लेने के लिए मैम 3 दिन लगा था मुझे। जी। एक ऑर्डर लेने के लिए कि आप नजदीकी थाने पे ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये कोर्ट से आदेश है। पर मैम कुछ नहीं हुआ। दरोगा जी तो ने बुलाया, उन्होंने कहा हम मूर्ति उठा के कसम खा लेंगे, ये कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, आप पकड़ के लाइए जिन्होंने गलत चीजें कमेंट की हैं मेरी सिस्टर पे। जी। पर मैम वो तो आज भी मेरे घर के सामने से आते जाते कुछ नहीं हुआ। बाकी उन्होंने खुद ही तो आके माफी वगैरह मांग ली थी, वो अलग चीज थी। वो तो जब उनको तो लगा कि मैं उनके पीछे पड़ गई हूँ मैटर को लेके, तो वो आके जी। माफी मांगे थे मेरे घर पे। वो तो तो मेरा पावर था। दरोगा से माफी मांगने से क्या आपको लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा भी सबक मिला जिन लोगों ने ये गलतियां की थी? मैम बिल्कुल सबक मिला। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, अगर मेरे घर की कोई भी सिस्टर, चाहे वो यहाँ सिटी में रह रही हो या फिर गांव में, मैं आजमगढ़ की बात करूं, आजमगढ़ में हम लोगों का घर बहुत अंदर पड़ता है। आप मान लीजिए जी। मेन सिटी से कम 25-30 किलोमीटर दूर, जहाँ की कायदे से मैम सड़क भी नहीं गई हुई है। मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ। जी। तो वहां पे अगर हम 10 बजे रात में भी निकलते हैं, अपने ट्यूबवेल तक जाते हैं या मन किया खाना पीना खाने के बाद तो पास में बगीचा, वहां टहलने जाते हैं। तो अब अगर कोई आता जाता भी है रोड पे तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो यानी कि अब वहां पे कानून व्यवस्था और मैम थोड़ी सही हुई है? पापा का नहीं पता, लेकिन मेरे से थोड़ा डर रहता है। ये चीज जी। मैंने देखा है। पापा को कहते तो हैं। उलझते नहीं है लोग। जी। जी। तो ज्योति, एक सवाल और करूंगी आपसे। बताइए आजकल मैम। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत जी। से लोग ऐसे में एज नहीं देखते हैं कि जिसके साथ में ऐसा किया जा रहा है उसकी एज क्या है, बुजुर्ग हैं या नॉर्मल महिला है या छोटी बच्ची है। ऐसे लोगों के केसेस कुछ लोग तो दबा ले जाते हैं, और जो कोर्ट तक या कचहरी तक पहुंचते भी हैं तो उनको बेल मिल जाती है या वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। ऐसे में क्या आप क्या कहना चाहेंगी? क्या करना चाहिए जी लोगों को? या हमारी कानून व्यवस्था को और कितना अभी इसमें सुधार लाने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को डर हो? मैम देखिए, जहां तक मुझे लगता है जो भारत का संविधान है वही इन लोगों को सजा देने के लिए काफी है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं भी एडवोकेट हूँ और मेरे विपक्ष में भी कोई एडवोकेट है, और जी। मेरे पास पहले वही आदमी आ जाता है जिसने रेप किया है, जी। और वो रोने गाने लगे कि नहीं मैम गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बारे में और मैम आजकल तो देखिए जो छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ही गलत होता है।
एंड मैम जी। सबसे बड़ा जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हुँ। सबसे बड़ा इसका इंस्टा जिम्मेदार है सोशल इंस्टाग्राम मीडिया प्लेटफॉर्म। आप देखिए इंस्टाग्राम जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, जी, हाँ, जी। आप तो देखिए वो ड्रेसिंग सेंस इंस्टाग्राम कितना चेंज। को जी, इंस्टाग्राम को क्या आप इसका एक बड़ा रीज़न मान सकती हैं? क्योंकि सबसे वल्गर नहीं मैम, वीडियोज़ मैं तो इसको आजकल इंस्टाग्राम पे ही मैं चल सारे रही हैं। देखिए इंस्टाग्राम हो गया, इवन आप सोशल मीडिया के कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बट मैं जी, इंस्टाग्राम पे जब से आई, यूट्यूब भी मैंने बनाया है, तो मैंने देखा है जो लोग मतलब ऐसी चीजें करते हैं जैसे न्यूडिटी एक कह लीजिए आप, हुँ, कि अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियां गलत हैं तो कोई लड़की कहेगी कि ये मुझे गलत कह रही हैं, यही बात जी, ना। लेकिन गलत हैं हम अगर हम अपने आप को इस तरह से रखते हैं, जो जैसे आपने अभी मान लीजिए किसी लेडीज को देखा गवर्नमेंट ऑफिसर, वो साड़ी जी, पहनती है ना, वो कभी क्रॉप टॉप पहन के अपनी पोस्ट पे अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। जी। तो उस महिला पे नजर भी एक बार कोई डालता है तो ये देख के डालता है नहीं वो आईपीएस है। बात करने में भी लोग लाइन में खड़े होते हैं कि नहीं मैम के सामने कैसे जाएं, क्या बोल दें। और अगर कोई लड़की क्रॉप टॉप पहन के जा रही है या मान लीजिए कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो लोग आराम से कमेंट कर देते हैं, चल चाहे वो आईएएस ही हो, वो अपने तो ड्रेस में नहीं है। ऐसा मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या कपड़े एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों का? मैम देखिए कपड़े रीजन नहीं है, बट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई यंग एज की लड़की। बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों का? मैम देखिए कपड़े रीजन नहीं है, बट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई यंग एज की लड़की है, 18+ है, 19+ है, 20+ है, आप मान लीजिए, और वो अगर इस तरह की चीजें कर रही है शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस में या फिर बिल्कुल ही मतलब आप समझ लीजिए कि वैसे कपड़ों में अगर वीडियोस डाल रही है, तो ज्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हुँ, हुँ। आप कह लीजिए कोई ऐसा नहीं है जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, तो वो हुँ। देखता है मैम। तो एक होता है कि ह्यूमन नेचर होता है, जब वो आप हमें देखेगा ऐसे या किसी अदर लड़की को देखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ ये ऐसे है। मैम तो मैं क्या कहना नहीं चाहती अपने जुबान से, फिर 5.5 साल की लड़कियां या 3 साल की लड़कियां या कुछ मैं महीनों मैं की जो मैं लड़कियां कंप्लीट हैं करूंगी अपनी बात को मैम, मैं वहीं जा रही हूँ। तो जी मैम जब वो अपने माइंड में उस चीज को फीड करता है कि ये चीज तो मुझे ऐसे दिखी, ऐसे समझ रहे हो आप, तो फिर जी वो उसकी खोज में अगर निकले, तो उसके सामने जो पड़ता है पहला शिकार उसका वही होता है, चाहे वो 1 साल की भी बच्ची हो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट हमारे देश में कानून बनाना चाहिए ताकि जो लोग इस तरीके की हरकतें करें या तो उनकी काउंसलिंग हो और या तो उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा बंदा इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल मैम, देखिए अभी सऊदी अरेबिया की बात किया जाए तो वहां पे ये चीज है, जैसे अगर कोई रेप करता है तो उसको तुरंत जान से मार दिया जाता है। जी बहुत सी गलत चीजें उसके साथ की जाती हैं, तो वहां पे तो हिम्मत ही नहीं होना, आज तक सुनने में जल्दी आता है कि नहीं वहां पे कोई रेप केस हुआ। जी ठीक है, तो अभी अपने यहाँ क्या है कि 14-15 साल की या 20 साल की जेल होती है अगर कोई रेप करता है या उस तरह का गैंग रेप वगैरह है, तो उसमें सूट वगैरह या तो उसको मार दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। पर ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए कि अगर कोई करके मिला तो उसको जी फांसी ना देके, उसको कानून से सजा तो तब बाद में देके, जब पहले तो उस इंसान से सजा दिलवाइए जिसके बेटे के साथ उसने ये गलत काम किया है। आप दे दोगे ना, वो सूट कर देगी उसको, इतना हक तो वो रखती ही है। जी लेकिन ये हमारे कानून के खिलाफ भी होगा। लेकिन अगर नहीं मैम हमारा देखिए, कानून अगर को हमारी अगर सरकार हमें कोई जानवर की तरह नोच सकता है, उस टाइम उसको ये नहीं लगा कि ये कानून के खिलाफ है। आप रेप मतलब मैम देखिए नाम लेते ही पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत सी लड़कियों के साथ होता रहता है और हमेशा आए दिन न्यूज में, पहले अब तो बहुत कम हो गया है, जब से मुझे नहीं बीजेपी की लगता कि दूसरी बार गवर्नमेंट आई तब कानून से चीजें कम हो गई हैं। बिल्कुल नहीं मैम मैं खुद एक एंकर हूँ और मैंने पिछले आई थिंक 1 हफ्ते में लगातार ऐसे केसेस देखे हैं पढ़े हैं जहाँ 5.5 साल की लड़कियां 8 साल की लड़कियां छोटी छोटी लड़कियों के साथ इस तरीके की वारदातें हो रही है और कानून उनको किसी भी तरीके की सजा नहीं दे पा रहा है। जब वो मिलेंगे ही नहीं मैम तो सजा कहाँ से देंगे। अभी ट्विंकल शर्मा वाला केस आप देख लीजिए, वो केस जी ज्यादा नहीं 2019-20 का ही था। ट्विंकल शर्मा तो 3 साल की थी। जी तो कहीं ना कहीं क्या हमारे पुलिस वालों की गलती नहीं है ये कि ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे नहीं हैं। मैम, थोड़ा सा इसको हम सुस्तपना कह सकते हैं, जो सुस्ती एक होती है ना कि हम एक्टिव नहीं है हमारी जी अभी आप महाराष्ट्र के पुलिस की बात करिए, जी
ठीक है, तो वो एक्टिव रहती है। अभी कोई अपना वैसे जैसे एक पुलिस का हॉर्न होता है, अगर उस टाइप का हॉर्न कोई यूपी में बजाता है तो कोई कुछ नहीं कहता है। कई हुँ, बाइक्स का आपने देखा होगा कि ऐसे बजाते हुए ऐसा लगता है पुलिस आ गई। जी, तो यहाँ पे क्या है, उसका कोई रोक-टोक ही नहीं है। और मैंने महाराष्ट्र का देखा तो वहाँ अगर कोई बजा दे तो तुरंत उसको पेनल्टी भरनी पड़ती, प्लस जो पुलिस डंडे मारती है वो अलग से। जी, तो एक मैम देखिए अपने यूपी में भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जी, हमेशा मतलब ये चीजें यूपी में ही ज्यादा ना कह के हर जगह से आती रहती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस को थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए, मैं भी चाहती हूँ। क्योंकि मैम हमारे साथ अभी साइबर क्राइम का एक केस हुआ था। लोन के लिए जी, मेरे रिलेटिव ने अप्लाई किया था। जी, उनके साथ फ्रॉड मतलब धानी ऐप के नाम से फ्रॉड हुआ कि अपना डॉक्यूमेंट भेज दो, लोन कर देंगे। और 16 से 21 समथिंग उन्होंने मांगा सिक्योरिटी फीस। जी, इन्होंने मेरे से पैसे मांगे कि पैसे हैं तुम्हारे पास, तो मैंने कहा क्या करना है। तो पता चला कि लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसे किसी पे ट्रस्ट ना करके एक बार मेरी बात करा दो उससे। जी, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैम ये आपका सिक्योरिटी चार्ज है, आपको सैंक्शन हो जाएगा लोन इतने टाइम में। जी, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर देख लो सही लग रहा है। फिर मैंने एक बार उससे बात की। जब मैंने अपने सीनियर लॉयर से बात कराई जो सेशन कोर्ट में ही बैठते हैं, जी, तो उन्होंने कहा कि ये तो फ्रॉड है, ऐसे किसी के चक्कर में मत पड़ना। और मैम कम से कम उसने एक बार तो उसके अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर कर, मैंने कहा पहले 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं अगर जीत कर रहा है तो। जी, तो ऐसे ऐसे मैटर हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास जा चुका था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक का फ्रंट फोटो। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब लोन वगैरह चाहिए होता तो सारी चीजें मांगते हैं वो लोग। हाँ, जी, जी, तो हम जब मैं उस टाइम यही थी ग्रेटर नोएडा में ही। तो जी, मैंने कहा कि चलो, फिर मैंने नजदीकी थाने में सोचा कि कंप्लेंट कर दूं। मैंने खुद ही लिखी एप्लीकेशन और ले जाके थाने में दे दी। मैम उन्होंने 4 दिन दौड़ाया। 4 दिन की आओ, रिसिप्ट मिल जाएगी, आओ रिसिप्ट। पहले दिन तो ये कहा कि ये साइबर क्राइम हम नहीं लेते इसका केस, आप सेल साइबर में जाइए। मैंने कहा जी, ठीक है। हम जब साइबर 108 लगता है यहाँ पे, 108 सेक्टर में है कहीं। तो हम लोग गए थे मैम, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे घर के लोकेशन की, मैं गई थी लेकिन। और वहां पे गए तो पुलिस वालों ने कहा आपके साथ कोई पैसे का धोखाधड़ी हुआ। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट जा चुका है। और अगर मेरे डॉक्यूमेंट के साथ कोई कल को छेड़छाड़ करता है तो आप हमें पकड़ोगे कि आपने गलत किया है। जी, मैम उन्होंने ये चीज हमें बोला कि जब आपके साथ ऐसा हो जाएगा ना, जब आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा कंप्लेंट फ्रॉड में, करिएगा। तब जी, करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं ये हमारी प्रशासन की लापरवाही है है मैम। या पुलिस हाँ, वालों की पुलिस प्रशासन में लापरवाही है? जी, देखिए वही मैं हमारी संतुष्टि के लिए एक एफआईआर तो आपको लिखना ही चाहिए था। जी, भले आप उस पे कुछ ना करें। एक कॉपी हमें दे दीजिए, हम भी दिखा पाएंगे। कभी कोई मैटर होता है कि देखो हमने यहाँ पे जाके अधिकारी के थ्रू हमने रिपोर्ट किया हुआ है। तो एक जो हफ्ते तक दौड़ने के बाद भी मैम कोई रिसिप्ट नहीं मिली और अभी तक पता भी नहीं कि उन्होंने हमारा केस लिया भी है या नहीं लिया है। जी, चलिए ज्योति जी सबसे जो भी है कहीं न कहीं मैं यही कहूँगी कि ये कहीं न कहीं हमारी चाहे गवर्नमेंट को कह लीजिए या प्रशासन को कह लीजिए, ये लापरवाही है कि हमारी सरकार हो या लापरवाही है मैम, प्लस अभी मान लीजिए अगर मैं किसी डीएम अधिकारी के घर की होती, या मैं किसी जी, बीजेपी मेंबर के घर की होती, या मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के घर की लड़की होती, तो वो मेरा जी, तुरंत लिख लेते। मुझे ये चीज पता है, गरीबों के लिए मैम कुछ ना कुछ अब तो होना चाहिए वो अलग से कि हाँ। हम जो मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमें पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कभी हाई कोर्ट गई और मैंने बताया मेरे पापा किसान है, जी, तो वहां पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि जी, इनका तो बैकअप ही अच्छा नहीं है, आपने लॉ कैसे कर लिया। मैंने कहा मेरे पापा का, मेरी दादी का ड्रीम था कि मैं लॉ करूं, और मैंने, आप मेरी डिग्री देख सकते हो, सारी चीजें मेरे पास नॉलेज है। तो पापा के बिहाफ पे मुझे ट्रीट किया जाता था, ना कि मेरी काबिलियत के हिसाब से। जी। तो ये कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी का या हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग को हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लोग हमें ट्रीट करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा, बिल्कुल अगर मैम। एक आप एक हायर क्लास बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके साथ वैसे ट्रीटमेंट होगा, अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो वैसे ट्रीट करेंगे और अगर आप एक लोअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके साथ में वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा।
ये दुर्भाग्य है हमारी सोसाइटी का, उन लोगों की सोच का, कि सोच रखते हैं कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और अगर आप गरीब या मिडिल क्लास के हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी मैम, ट्रीटमेंट नहीं हॉस्पिटल का मिलेगी। देख लीजिए, हॉस्पिटल का देख लीजिए। लखनऊ में एक हॉस्पिटल, अभी हम लोग गए थे, एक दीदी का डिलीवरी होना था, तो वहां पे क्या हुआ कि प्राइवेट रूम चाहिए तो पैसे जमा करो, पैसे भी जमा हो गए फिर भी रूम नहीं मिला। और जैसे ही एक लोग बैठते हैं यहाँ सीएम आवास में बैठते हैं घर के ही, तो जी, उनको फोन कराया गया कि भैया यहाँ पे हमारा ऐसे ऐसे है और हमें रूम नहीं मिल रहा है। मैम एक फोन पे आप मानेंगी नहीं, पूरा स्टाफ खड़ा था, जी, पूरा ज्योति स्टाफ, और तुरंत उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जी, तो वही चीज़ है कि मैं वही चीज़ फिर से दोहराना चाहूँगी, ये शायद हमारी गवर्नमेंट को कह लीजिए, चाहे हमारे प्रशासन को कह लीजिए, चाहे हमारे समाज को कह लीजिए, ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें अपनी अगर आवाज़ उठानी होती है, तो सबसे पहले हमें अपने बैकग्राउंड को देखना पड़ता है कि हम कहाँ से बिलॉन्ग बिल्कुल करते मैम, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए ज्योति जी, क्योंकि समय हो चुका है तो मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगी कि जो युवा हमारे इस क्षेत्र में, एलएलबी के क्षेत्र में अपने आप को देखना चाहते हैं या जो आज के युवा हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हम देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं बिल्कुल ही गरीब परिवार से, एक आप कह सकती हैं बैकग्राउंड जिनका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और एक होते हैं मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम लोग हैं। जी, एक होती है मैम अपर क्लास फैमिली। अपर क्लास जी, क्लास फैमिली के बच्चों से तो मुझे मतलब ये उम्मीद ही नहीं कि वो मुझे सुनेंगे भी, मुझे ये लगता है। क्योंकि जी, मेरे साथ के भी बच्चे थे तो उनका ये था, आते थे जाते थे, बैक भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जी, मिडिल क्लास फैमिली वालों को यही इंसिस्ट करूंगी कि जब मैं एक किसान की लड़की हूँ और मैं इतनी सारी, और आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, आपसे बात करने का मौका मुझे मिला, तो वो जी, पढ़ाई के थ्रू ही मिला है। कहीं ना जी, कहीं मेरी एजुकेशन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, नहीं तो मैं, आप तो मुझे जानती भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। जी, वो लॉ का फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में अपने आप को मास्टर बनाए। मतलब अगर लॉ करना है तो लॉ या सबसे बेस्ट है, मैं कहूंगी। आप तो मुझे जानती भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। जी, वो लॉ का फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में अपने आप को मास्टर बनाए। मतलब अगर लॉ करना है तो लॉ या सबसे बेस्ट है, मैं कहूंगी लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन। कि मिडिल क्लास फैमिली वालों को लॉ इसलिए भी करना चाहिए कि अगर हम कानून को जानते रहेंगे तो हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, जी, और लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे कि नहीं। जैसे अब मेरे गांव में है मैम, कोई एप्लीकेशन लिखवाना पड़ा, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, कोई भी चीज, तो मैं घर जाती हूँ तो मेरे गांव वाले मुझसे ये चीज कहते हैं कि जी, बिटिया जरा देखना क्या दिक्कत चल रही है, ऑनलाइन चेक करना। उनको तो पता भी नहीं है फोन कैसे चलाया जाता है, मेरे पापा को खुद पूरा फोन का नॉलेज नहीं है। जी, तो वो चीजें मुझ तो हम, इससे मुझे ये लगता है मैम कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की, मैं अपने घर का बहुत बड़ा सहारा हूँ। कोई भी चीज होती तो सबसे पहले फैमिली मेरे पास की ज्योति देखना, ये जरा ये मैटर था, क्या है, ऐसे। तो हमें पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत बड़ा हाथ, मतलब एक दाहिना हाथ कहा जाता है गांव की भाषा में, कि हम अपने पापा के दाएं हाथ बने, तो वो चीज बनना चाहिए। चलिए दर्शकों, आज ज्योति शर्मा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई थी लखनऊ से। और यदि कोई और दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो नीचे दिए जा रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मन की बात हमारे सामने रख सकते हैं। इसी के साथ मैं चित्रा निगम आपसे विदा लेती हूँ। आप जुड़े रहिए अभी एक्सप्रेस सच के साथ, सच